खाना बदोश। सुकिया के हाथ की फटी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टी में लगाई जा रही थी। भट्टी के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार को देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते देखते हजारों ईंटें भट्टी के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर, कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज़ तरकीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टी मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी में मजदूर को लगाया गया था जो मोहरियों से भट्टी में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टी का सबसे खतरे वाला काम था कि मोहरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत के कारण बन सकती थी। भट्टी की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर तक दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच घेरे मटमैले रंग का ये भट्टी एक धब्बे सा दिखाई पड़ता था, मानो और शुकिया महीना भर पहले ही इस भट्टी पर आए थे। दिहाड़ी मजदूर बनकर हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने शुकिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाटना का काम शुरू कर दो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी को लो। भट्टी पर लगभग 30 मजदूर थे जो वही काम करते थे। भट्टी मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर से लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गर्मी के बाद यह भट्टी अंधेरे की गोद में समा जाती थी। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां भी इस अंधेरे से नहीं लड़ पाती थी। दड़बेनुमा झोपड़ियों में झुक कर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टी का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों से जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंता और तकलीफों की प्रतिनिधियाँ थी जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी तक इस भट्टी की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुकिया की जीत के सामने वह कमज़ोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने डड़बों में घुस जाते थे। साहब बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। ऐसा माहौल में मानव का जी घबराने लगता था। लेकिन करे भी तो क्या करे। न जाने कितनी बार सुकिया ने कहा था कि मानो से अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुकिया के मन में एक बात बैठी गई थी कि नर्क की ज़िंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो कि हर बात का एक ही जवाब था कि उसके पास बड़े बूढ़े कह रहे थे कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले हैं। घर में चूल्हा भी सुरमा बना है। कांधे परियो लंबा धर के चले वाणी चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे ढिढड़े खड़े न हो सके हैं। उल्टी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गाँव में किसी गरीब के आदमी भी न समझे हैं। सूर्य की इन बातों से मानो कमज़ोर पड़ जाता था। इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा कि था कि वह अपनी ज़िंदगी के डर को बदल देगी। सुकिया और मानो की ज़िंदगी एक निश्चित डर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयारी मिट्टी लाकर देता। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर रख लिया था। इससे काम में गति आ गई थी। सुकिया भी अब फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बन गई थी। उस रोज़ मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सुवेंद्र सिंह भट्टी पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैरहाजिरी में सूबेदार का रौब दाव भट्टे का माहौल ही बदल दिया था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उखड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज़ सुबेन सिंह की नज़र किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सुबेन सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू शुरू से ही किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था,
लेकिन जब रोज़ ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूर के में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टी और साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उसके उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के घेरे काले बादल आ गए थे। खानापूर्ति हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग की बहरे पूरे जिस्म की किसानों का व्यवहार महेश के लिए दुखदायी हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। भट्टी की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बना था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टी की नीरस से जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होती ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी, जिसमें पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते और वह उतने और भीतर उतर आती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सुबह सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सुबह सिंह के अर्दली ने महेश को शराब की लत डाल दी थी। शराब पीकर महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टी की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वो इतने ज़ोर से बजाती थी कि भट्टी का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से गजगज उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने हनका पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टी में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टी से पक्की ईंटों के बाहर निकालना काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पटी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टी जल रहे थे। उसके सुखियों से पूछा था एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं। बहुत, कई हजार। लोहा सीमेंट लकड़ी रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। वह तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करते हैं। जसदेव बाट देख रहा होगा। सुखिया के पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो, लेकिन उसने दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसा छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। झिंगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में सियाहपन खोल रही थी। थके आ रहे मजदूर नींद की घेरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। ये ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुखिया ने झोपड़ी झाँका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था। यही नींद में सोई मानो का माथा उसने छूने देखा। माथा ठंडा था। उसके राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है क्या? मानो अनमनी से उठी। कुछ दिन यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है? जी तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में घूमती मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सकते हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उनको ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपये में न बनता है। इधर ढेर से नोट लगते हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसा। चल हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंटें न बना सकें? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्टी मालिक का है। हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर है। इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर मेरा कोई भी हक नहीं है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देरी खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करे, ज़्यादा ईंटें बनाए तब भी अपना घर नहीं बना सकता।
अपने भीतर खुलवाते सवालों को भाल ना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है, पूरा महीने हाड़ तोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम। अगर हमने बचा भी लिया तो घर बनाने के लायक रुपए जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर ना बन पाएगा। सुर्खिया ने दुखी मन से कहा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं, मानो ने उत्साह से भरकर कहा। बावली हो गई क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरा अपनी टांग काटनी है लगा के लिए। सुर्खिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूँगी। मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए अपने गांव में, लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार बसंत खिल उठे थे। सूखे और मानो के एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सुबह सिंह किसनी को शेयर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टी पर गारे मिट्टियाँ काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में शराब पीकर मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था, ये इधर उधर बैठा रहता था। किसने कई कई दिनों तक शेर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी, निडाल और मुरझाई हुई, कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज सुबह सिंह ने भट्टी पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसने की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार को रोकना चाहता था, छोटे बाबू मानो को बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया, तुमसे जो कहा था वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे में मुंशी ही रहो, मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की हिग्गी बन गई थी और चुपचाप मानो को बुलाने पर चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुर्खिया की ओर देखा, उसकी आंखों में भय उत्पन्न कर रहा था। सुर्खिया भी इस बदलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश में नसें खींचने लगी थी। जसदेव ने भी सुर्खिया की मनस्थिति को भाप लिया था और फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सुबह सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टी पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबह सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों, तो उसका कसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई थी? सुबह सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव के बात पूरी करने से पहले ही एक झंझटा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साले, भला की आग में झाग दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी, राख है, समझा? सुबह सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घुसों से सुबह सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सुबह सिंह जीप में बैठ गया था। देखते देखते जीप शेर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुखी और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के चैन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहता था। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहाँ वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचे दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था और अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लगा रहा था कि सुबह सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होती ही भट्टी और सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिल्ली सिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होती ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसने की झोपड़ी है, ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टी पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सूर्य के सामने रख दी थी। सूर्या ने भी अच्छी नीचे से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी।
उसकी भूख जैसा अचानक मर गई थी। मानव को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि मानव किस ने नहीं बनने देगा। मानव भी गुमसुम अपने आपस में ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाया जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही यह भट्टी छोड़ना पड़े। भट्टी छोड़ने के ख्याल से वह सिहर उठी। नहीं, भट्टी नहीं छोड़ना है। उसके अपने आश्वस्त किया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानव रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही हो? जैसे भूखा पैसा पड़ा है, उसे रोटियां देने जा रही हूँ, मानो ने सहज भाव से कहा। बापन तेरे हाथ की रोटियां खावेगा, अक्ल मारी गई है? सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों मेरे हाथ की रोटियां में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टी मजदूर है, वह हमारा जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे भी झोपड़ी में ढीबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। दसदेव ने उसकी उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आ निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट के गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है, मानो ने सुबह सिंह को कोसते हुए कहा। जैसा चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले, रोटियां खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत और आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। दसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर ये बात है तो मैं जोर न डालूंगी, थारी मर्जी। औरतों पास में कोई भूख हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतारता है। फिर तुम जो दिन रात के साथ काम करते हो, मेरी खातिर पीटे फिर ये ब्राह्मण हमारे बीच कहाँ से आ गया? मानव रुआसी हो गई थी। उसका गला रूंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए। उसके बीच जुड़े तमाम सूत्र से अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी, मानो बिना कुछ खाए। दिन भर की घटना उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा, ये एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा था, ऐसी ताकत जो सुबह सिंह को लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुखे भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालत से गांव छोड़ाता फिर वही सामने खड़े हैं। आखिर जाए तो कहाँ? सुबह सिंह के पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह काँप गया था। उसने करवट बदली। मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जागकर काटी थी। सुबह सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था जैसे वो अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे अंधेरा नहीं था कि सुबह सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस पछड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ने उसे शहर में अपने साथ लाया था। जब उसने असगर से अपने मन की बात कही, ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्या इन चमारों के चक्कर में पड़ते हो? जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने थोड़ा ताड़ लिया था।